तो इसलिए मैं इसके सामने शुरुआत में भाग रहा था। फिर मैं टच कर रहा था ना, तो फिर मैंने सोचा जब मुझे सांस नहीं आ रहा तो ये मर गया होगा। मैंने में जो मेरा मजबूत पार्ट था ना, मैं तो उसी पे काम किया। मुझे पता है कि 2 महीने में 5 किक तो सीखूंगा नहीं, मैं वो माइक टायसन या वो मोहम्मद अली तो बनूंगा नहीं। जो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसी को स्ट्रॉन्ग कर लो। इस पूरी धरती पे सिर्फ एक इंसान ही कमाता है, वही मरता है, वही बीमार होता है। वो धागों पे, अंगूठी पे, पानी पे, सूर्य पे, चांद पे, मजार पे, चद्दर पे, फूलों पे, सब पे विश्वास करता है। वो खुद एक नायाब बना रखा जो परमात्मा ने, वो अपने ऊपर विश्वास नहीं करता कि भाई मैं कमाल हूँ। एक सोचेगा इससे मैं ये ठीक हो जाऊंगा, अरे तू कमाल बना रखा है। उसको अपने खुद पे विश्वास है। टो टू हेड मेरा एक वीडियो मैंने बना, कुछ भी आप करो उससे पहले आप टो टू हेड जरूर वार्म अप करो। फिर मैं सूर्य नमस्कार करता हूँ, फिर 1000 सिटअप्स मारता हूँ। 1000 सिटअप नेचुरल एंटीबायोटिक हो गया, पूरा क्लीन हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि 90% आपकी डिजीज, आपकी बीमारी सब ठीक हो जाएगी। मैंने फुल ताकत से होकर रखा था। मेरे हाथ बहुत बड़े बड़े हैं, ग्रिप स्ट्रॉन्ग है। एक बार कैमरे पे दिखाओ आप, क्योंकि मेरे से डबल है आपके हाथ। पैर भी बड़े हैं। किसी 10 साल के बच्चे को आपकी तरह जो एक आदमी इतना बड़ा प्लेयर रहा है, खिलाड़ी है, रेसलिंग खेला, एमएमए खेला, एक्टिंग की और अपनी लिमिट से बाहर जाके किया, एकदम लिमिटलेस आदमी, एक 10 साल के बच्चे को आप क्या कहेंगे? हर किसी को जिंदगी में मुश्किलें आती हैं, लेकिन कुछ लोग उन मुश्किलों को पहाड़ बनाकर उनके नीचे दब जाते हैं और कुछ लोग उसी पहाड़ की चोटी पर अपना झंडा गाड़ देते हैं। संग्राम सिंह दूसरी श्रेणी के इंसान है, जो हार को चुनौती, दर्द को शक्ति और संघर्ष को पहचान में बदलना जानते हैं। स्वागत है भाई आपका। थैंक यू भाई, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और पहला ही सवाल है कि 40 साल की उम्र में एमएमए फाइटिंग, आपने रियर नेकेड चोक दिया हकीम तबलीसी को। कैसे, मतलब 40 साल की उम्र में जहां एवरेज एज 26 और 27 है एमएमए फाइटर्स की? तो भाई मैं क्या बताऊं, ऐसे तो हमारी उम्र तो 40 से बहुत इधर आ गई है। आज भी मेरा जब जन्मदिन के बारे में मेरी माता जी से बात करता हूं तो बोलते कि बारिश आ रही थी, शाम का टाइम था और घर में खीर बनी हुई थी। तो जब भी बारिश आती है, शाम होती है, घर में खीर होती है का दिन है। तो मैंने कहा जन्मदिन का दिन है भाई, मेरी माता जी ने मुझे बोला है। तो उम्र सिर्फ एक नंबर है। अगर आप संतुलित खान पान, भारतीय आहार है ना, बहुत कमाल का है। और आप जब कहते हैं भारतीय आहार, तो मैंने सुना आप 3-4 चीजें अपने साथ हमेशा लेकर चलते हो। जी, अब मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, चाहे मैं विदेश जाऊँ, देसी घी, अच्छा हल्दी, नमक और गुड़ अपना साथ में लेके चलता हूँ मैं। अब तो घी, गुड़ और नमक तो मेरे समझ में आया, हल्दी क्यों? क्योंकि हल्दी, अगर आप सही हल्दी लेते हो ना, तो हल्दी तो नेचुरल एंटीबायोटिक है। मैं एक कमाल का नुस्खा बता रहा हूँ सबको, जितने हमारे छोटे बहन भाई भी देख रहे हैं या बड़े भी हमारे से देख रहे हैं। अब सर्दी का टाइम हो गया, एक फ़ोटो ले लो कल से। एक गिलास थोड़ा गर्म पानी लो, हल्का सा पियो सुबह सुबह? सुबह सुबह, मतलब मुंह धोने के बाद हल्का गुनगुना पानी। फिर 2 मिनट रेस्ट दो। ये कर लो, बाबा जी जो बताते हैं बाकी वो करते हैं जिनसे। फिर उसमें आधा टीस्पून हल्दी डालो दूसरे गिलास में, सेम गुनगुने पानी में, गर्म में थोड़ा। फिर 2 मिनट रेस्ट दो। फिर तीसरा गिलास और पियो, सेम हो। नेचुरल एंटीबायोटिक हो गया, पूरा क्लीन हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि 90% आपकी डिजीज, आपकी बीमारी सब ठीक हो जाएगी। तो आपका दिनचर्या कैसा है, मतलब कब शुरू होता है, उसके बाद क्या होता है सुबह उठने के बाद? दिनचर्या मेरा, मैं कितने बजे सोऊं, मैं मतलब सूर्य उगने से पहले उठ जाता हूँ, मेरी आँख खुल जाती है, चाहे मैं 4 बजे सोऊं। ये आदत हो गई है? कल मैं रात को 3 घंटे सोया हूँ सिर्फ। मैं शूटिंग कर रहा था और मैं एक शो को ऐसे नॉर्मली जज कर रहा था। तो उसके बाद उठने के बाद मैं पानी पीता हूँ। मैं पहले परमात्मा का नाम लेता हूँ, फिर मैं पानी वानी पिया, फिर ऑयल पुलिंग किया, ऐसे फ्रेश हुआ। तो मुझे 1 आवर मिनिमम जाता है, सारी सब एक्टिविटी करता हूँ। फिर मैं शावर लेता हूँ, फिर मैं गायत्री मंत्र के साथ सूर्य देवता को जल देता हूँ, या तो हाँ जल दे के फिर मैं वार्म अप करता हूँ। वार्म अप करके फिर मैं टो टू हेड, मेरा एक वीडियो मैंने बना, कुछ भी आप करो उससे पहले आप टो टू हेड जरूर वार्म अप करो। फिर मैं सूर्य नमस्कार करता हूँ, फिर 1000 सिटअप्स मारता हूँ। 1000 सिटअप्स हर रोज का मतलब काम है। एक तो वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है आपका, वो 60 सेकंड में फीस्ट पर पुशअप्स का। पता नहीं है तो मुझे कि क्या है, मतलब मैं 1000 सिटअप्स मारता हूँ और 1000 सिटअप्स के साथ फिर योगा, प्राणायाम, सूक्ष्म व्यायाम करता हूँ। फिर मैं ज़्यादा अगर हो जाता हूँ थोड़ा शावर लेता हूँ। फिर मैं मंदिर मेरे पास में, फिर मैं
महादेव को जल चढ़ाता हूँ, हनुमान जी मत्था टेकते हुए फिर मैं खेलने जाता हूँ। 1 से 1.5 घंटा बहुत खेलता हूँ। एक सेब, एक केला या एक संतरा उसमें खा लेता हूँ। फिर उसके एक बाद 1 घंटा जिम्नास्टिक या दूसरा वर्कआउट करता हूँ। जब मुंबई रहता हूँ तब, जब मैच होता है तो फिर उसकी अलग थोड़ी तैयारी होती है। फिर वो सब कर लिया, फिर उसके बाद आता हूँ, शावर लेता हूँ, 11:30-12 बज जाते हैं। फिर मेरा लंच कम, ब्रेकफास्ट कम लंच होता है। ब्रेकफास्ट में 2-3 फ्रूट थे, वही थे, या थोड़ा ड्राई फ्रूट हो सकता है मैक्स टू मैक्स। फिर एक दाल, एक सब्जी या जो चीज़ है उसमें मैं 80 से 100 ग्राम घी लेता हूँ देसी। 80 से 100 ग्राम मिनिमम, मतलब जब मैच होता है तब ज़्यादा लेता हूँ, नहीं तो इसमें 50 से 80 ग्राम नॉर्मल, जब मैच का नहीं है। बहुत कम लोग होंगे जो 100 ग्राम घी बर्दाश्त कर जाएंगे। मैं हर रोज़ 250 ग्राम, 200-250 ग्राम घी खाता हूँ जब मैच नज़दीक होता है तो। फिर वो लेता हूँ, एक छाछ का गिलास, 3 रोटी और गुड़ और थोड़ा सलाद, जैसे आपने खीरा या प्याज या टमाटर जो मिल जाए, और वो खा के फिर मैं शाम को ही फिर मैं सीधा खाता हूँ। अच्छा, ये भी है कि इतने बजे तक खा लेते हैं और उसके बाद फिर नहीं खाते? नहीं, ऐसा कुछ है नहीं, मगर मैं 2 टाइम 2 मील लेता हूँ। सुबह आपका फ्रूट सा हो गया, फिर 2 मील प्रॉपर हो गए। फिर उसके बाद मेरा दूध आता है, जैसे मैं रहता हूँ नासिक से, गाय का, तो फिर मैं 1 लीटर दूध पीता हूँ हर रोज़। और एक दिन दलिया, एक दिन खिचड़ी, या फिर मैंने एक मूसली बना रखा है नेचुरल, और मूसली और 3 से 4 खजूर, ये फिर मैं शाम को मेरा डिनर होता है। तो कुछ कैलोरी काउंट जैसा भी होता है क्या? नहीं भैया, कोई कैलोरी काउंट नहीं, कोई कुछ नहीं। और फिर जब लगता है ना कि शाम को नॉर्मली दलिया कुछ बनता तो उसमें 100 ग्राम घी फिर डाल लेता हूँ, जब लगता है कि बॉडी थोड़ा सा वैसा हो रखा है। जब मेरा मैच होता तो उससे मैं 1 महीना पहले 200-250 ग्राम घी, 250 ग्राम घी मैं खाने लग जाता हूँ। तो मतलब घी सुपर फूड है आपका? घी और दूध मेरे में, घी, दूध और नेचुरल मीठा मेरे लिए मतलब बहुत काम करता है। अच्छा, मैं हम लोग इन्फ्लुएंसर्स के ज़माने में जी रहे हैं। बहुत सारे, कोई आके बोलता है कि 7 बजे के बाद खाना मत खाओ, कोई कहता है कैलोरी काउंट करो, कोई कहता है मीठा मत खाओ। तो आपका इन सब पर क्या टेक है? देखिए क्या है कि आयुर्वेदा में इसमें लिखा गया कि सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए, मगर आजकल हम काम धंधे वाले इंसान हैं, काम करना पड़ता है। तो अब जैसे देखो, अब इतना टाइम हो गया, सही बात। और तो मैं रात को 10 बजे भी खाना खाता हूँ, 11 बजे भी खाता हूँ, मगर खाना खा के एकदम नहीं सोना है। अच्छा, आप खाना खा के एकदम टहलना भी नहीं है। खाना खा के 2-4-5 मिनट वज्रासन में बैठ जाओ, उसके बाद आप टहल लो। टहलने का मिलता, अगर घर आपका छोटा है तो थोड़ा वज्रासन में बैठो, और हल्का उकड़ू नहीं होता, उकड़ू, हाँ, और 2-4 मिनट बैठ जाओ। और नहाने से पहले, खाने के बाद 1 नंबर जाओ, अच्छा। 2 नंबर 2 टाइम जाओ। छोटी छोटी चीज करोगे तो आपका स्वास्थ्य बहुत कमाल का रहेगा। और भारतीय आहार का मुकाबला कोई गोली, कोई पाउडर, कोई इंजेक्शन ले ही नहीं सकता। बहुत से डाइटिशियन बोलेंगे ना कि जी ओ माय गॉड, आपको तो ये सीड खाना चाहिए, दूसरा सीड खाना चाहिए। भैया, भारत एक आम आबादी वाला देश है। 60% से ज़्यादा, 70% लोग रोजी रोटी के लिए फाइट कर बिल्कुल रहे हैं। सही बात। तो आप जो घर का बनाओ खाना वही खाओ, खुश होके खाओ, सब कुछ आ गया उसमें। इस चक्कर ही मत पड़ो कि भाई ये खाना वो खाना। जो घर का, जब आप गुजरात में हो, आप उत्तर प्रदेश में हो, आप महाराष्ट्र में हो, आप हरियाणा में हो, आप पंजाब में हो, राजस्थान में, जिस भी स्टेट में आप हो, केरला में हो, आपका जो ट्रेडिशनल फूड है उसको खाओ, घर का बना हुआ। और उसको किस हिसाब से जो आपके माता जी ने, दादी जी ने या उन दिया, वो बहुत हेल्दी है शरीर के लिए। क्योंकि कमाल। डाइटिशियंस जो बताते हैं, एक तो वो खाना ही बहुत महंगा आएगा। देखो, जो डाइटिशियन है ना, कई मेरे दोस्त, मेरे नाउंड, सबके चेहरे पीले पड़े हुए, मरे पड़े हैं, किसी में जान का भोरा है नहीं, मतलब कोई जान है नहीं। अब कई मेरे दोस्त हैं, मैं हंसता हूँ, मैं तुम खुद ठीक हो जाओ, आई एम 48, आई एम लुकिंग ठीक। सर मैं क्या ठीक दिख रहा हूँ, एक हाथ लग जाए मर जाओगे तुम। अब कई बैठ जाते हैं इंटरनेट पे, ज्ञान देते हैं बैठ के, ककड़ी जैसे हाथ पैर। मैं जी ये वो, और मेरे 120 क्लिनिक है, आप आइए, और दूध नहीं पीना है। एक दूसरा, दूध छोड़ के देखो 21 दिन, ये हो जाएगा हाँ, जवान, इस तरह की सुनो बहुत तो चीजें। जवान हो जाओगे। अरे मैंने कहा, दूध 80 साल का लग रहा है, ये आदमी तो कौन है पता नहीं। तो भैया देखो, जो भारत की जलवायु के हिसाब से क्या है कि दूध है, घी है, गेहूं की रोटी है, मिलेट की रोटियां हैं, वो बहुत अनिवार्य हैं ताकत के लिए। मीठा है, नेचुरल। अब क्या है कि वो स्रोत ठीक कर लो कि भाई आपको दूध कहाँ से लेना, आपको घी कहाँ से लेना। जिससे कहते हैं ना फैमिली डॉक्टर, फैमिली किसान बना लो अपना, उसकी भी रोजी रोटी चल जाएगी। मैंने कहता कि सब सही होते हैं, कुछ बदमाश और भी डायरेक्ट होते हैं। डील कर लो। और आजकल बोलेंगे हाँ माय गॉड आई एम लैक्टोज प्रॉब्लम। अरे भाई, लैक्टोज क्या है? लैक्टोज कोई जन्म से थोड़ी होता है। लैक्टोज का मतलब क्या है कि भाई आपने खाना नहीं खाया, फिर आपको डाइजेशन नहीं होता उसका, आपकी बॉडी में उसके सिस्टम डिफरेंट हो जाते हैं, वो लैक्टोज बोलते हैं।
सिस्टम क्यों हो जाते हैं कि भाई तन, अगर आप घी खाओगे दूध पियोगे अगर नहीं चलेगा तो पचेगा कैसे हो? सही। लूज मोशन होंगे, बाकी चीज होंगे। तो तन जितना घूमता रहेगा ना मन उतना शांत रहेगा, मन जितना घूमता रहेगा तन उतना शांत रहेगा। तो ये आई बिलीव इन नेचर, प्रकृति के दोस्त बन जाओ तो भैया आप ठीक हो। अब भारतीय आहार जो खाना है उसमें सारी चीज़ तो है ना बहुत कमाल की। मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ। मैं बताओ कहाँ से कमज़ोर हूँ, 40 के बाद तो मैंने MMA स्टार्ट किया है। मुझे 30-32 साल हो गए रेसलिंग करते हुए, सब करते हुए। पहले पता नहीं था भाई क्या करना है, क्या जीतना है, क्या खेलना है। बीमारी से खड़े हुए शरीर के लिए स्पोर्ट्स किया। हाँ, मैं उस पे भी आने तो वाला शरीर था। के लिए स्पोर्ट्स किया, फिर शरीर के लिए आए तो भाई नौकरी मिल जाए तो बहन की शादी, भाई की पढ़ाई, सबका यही होता है। चलो मैं छोटा था तो हर घर में बेसिक यही होता है। हमारे पास जूते नहीं होते थे, हमारे पास टी शर्ट्स नहीं होती थी, हमारे पास वो ट्रैक सूट नहीं होता था। मुझे आज भी याद है गाय भैंसी गोबर में पैर भिगो के जून जुलाई के महीने में ऐसे थोड़ी देर भागते थे कि भाई फिर आगे फिर पानी में पैर भिगो लेते थे। एक जोड़े जूते मिलते थे जब वो अनाज निकलता था ना, वो लंबे वाले खाकी पीटी शूज, और जमाना अच्छा था। वो इतनी बनियान पहनते थे जो मेरी माता जी दादी जी चाकी चक्की पीसते हुए पहनते थे, उसी बनियान को हम पहन लेते थे जब वो थोड़ा हो जाता था। बड़े भाई के कपड़े पहन लिए, कहीं बारात में कहीं जा रहे हैं तब किसी से बेल्ट मांग लिए, जूते मांग लिए, बस। इवन तब तक तो हम वो निक्कर बनियान तक भी शेयर करते थे, मतलब समझ रहे हो ना। और वो अच्छा था। अब जमाना डिफरेंट हो गया, किसी घर सो गए, कहीं खा लिया, ज्वाइंट फैमिली में है। मेरे दादाजी मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे। समय अलग था। समय अलग था। मुझे ये भी पूछा है, रूमेटाइड आर्थराइटिस 8 साल की उम्र तक लोगों ने कहा चल फिर भी नहीं सकता। 8 नहीं, 11.5-12 साल। 8 साल का वो पीरियड। 8 साल और उसके बाद वहाँ से एक होता है कि ठीक है रूमेटाइड आर्थराइटिस था और फिर आदमी चलने लगा, एक है कि आदमी रेसलिंग करने लगा, चैंपियन बन गया। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो गया? देखिए क्या था कि परमात्मा ने कुछ ऐसा दिया, मेरी माता जी ने, परमात्मा ने, जो मेरा रिजेक्शन था वो सारे मोटिवेशन बन गए। मैं अब भी सोचता हूँ कि देखो इंसान एक रोमेटिक अर्थराइटिस यानी गठिया बाह, जो देसी में समझेंगे लोग। गठिया बा। डॉक्टर कहते हैं इसका इलाज नहीं, डॉक्टर भी अपने हिसाब से ठीक है क्योंकि ये ऐसे रहते हैं और इसमें खून पतला हो जाता है जब स्टीरॉयड देते हैं मोस्टली, तो सोचते हैं आराम आ गया। फिर दवाई बंद करते हैं, स्टीरॉयड बंद करते हैं, वो हड्डी आपस में वो करती हैं, घर्षणा करती हैं, और फिर उसके बाद में गैप बन जाता है, वो ठीक होता नहीं। और घर वाले मुझे दिल्ली एक बड़े अस्पताल में लेके आए थे, हॉस्पिटल में कुछ पैसे वैसे लेके किसी से करके। डॉक्टर ने बोला था 6 महीने जिंदा रहेगा, क्योंकि मैं अपने हाथ से अपना मुंह धो सकता था, चबाने में भी असमर्थ हो गया था। मेरी माता जी ज़्यादा पढ़ी लिखी होती ना, मैं नहीं कहता कि पढ़ना लिखना गलत है, और शहर में होती तो वो ज़्यादा साइंस में बिलीव कर लेती। उन्होंने डॉक्टरी बात मानी, जो डॉक्टर ने कहा उसके अपोजिट किया कि भाई मसाज नहीं करना, 15 बार मसाज करती थी। तो पूरा विल पावर की बात है। बाकी अफर्मेशन, और मतलब मैं एक कदम चलता था मेरी सांस फूल जाती थी। आज मेरा स्टेमिना मेरी ताकत है। जो जो चीज़ थी, मैं बोल नहीं सकता ढंग से, मैं स्पीकर बना। मैं चल नहीं सकता था, रेसलर बना। और बहुत शायद था टीवी पे आने का मौका मिला। एक्टर बने। अब फिल्म करने जा रहा हूँ, तो सारी चीज़ वो थी। और ये नहीं कि भाई हमारा तो एक ही फादर है, वो जो गॉड फादर जो परमात्मा ना, वही हमारा हमारे माता पिता को तो ये पता नहीं कि भाई क्या गांव से बाहर, इससे बाहर कहाँ इतनी ज़्यादा दुनिया। मेरे पिताजी CRPF में थे, मतलब फोर्स में रहे हैं, मगर कुछ वो पता नहीं, जो परमात्मा वो कर रहा है ठीक है। और अब मैं सोचता हूँ कि भाई ये देश, ये नौजवान, ये बुजुर्ग, ये सारे मेरे भाई बहन हैं या बड़े हैं, इनको सही गाइड करना मेरा कर्तव्य है, नैतिक कर्तव्य भी है। तो मैं एक बात सोचता हूँ कि भाई मेरा देश महान, तो मेरा क्या योगदान, कि हमें बेहतर करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि भाई सरकार ने काम नहीं किया, उसने काम नहीं किया, उनको तो हम चुनते हैं। देश को संस्कार चला सकते हैं, सरकार नहीं चला सकती। और इंसान को है ना, जैसे लोहे को उसका जंग खत्म करता है ना, इंसान को उसके विचार खत्म कर सकते हैं। अगर आपके विचार सही हैं, बड़े हैं, तो आपको दुनिया की ताकत हरा नहीं सकती है। विचार और स्वास्थ्य का संबंध है। विचार का और स्वास्थ्य का बहुत गहरा संबंध है। वो कहते हैं कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसे निकले वाणी, जैसी संगत वैसी रंगत, जैसा हम सोचते हैं वैसे बन जाते हैं। बहुत से देखा हुआ कि भाई उनकी सोच अलग है। इंसान एक अजीब प्राणी है। इस पूरी धरती पे सिर्फ एक इंसान ही कमाता है, वही मरता है, वही बीमार होता है, और वही अर्थ तृष्णा में रहता है। वो धागों पे, अंगूठी पे,
पानी पे, सूर्य पे, चांद पे, मजार पे, चंदर पे, फूलों पे, सब पे विश्वास करता है। वो खुद एक नायाब बना रखा जो परमात्मा ने, वो अपने ऊपर विश्वास नहीं करता कि भाई मैं कमाल हूं। ये सोचेगा इससे मैं ये ठीक हो जाऊंगा। अरे तू कमाल बना रखा है, उस पर अपने खुद पे विश्वास कर। बिलीव इन योरसेल्फ। और ये इंसानी जिस्म है ना, ये शरीर, ये बहुत ताकतवर है। पोस्टमार्टम में चाकू से काटना पड़ता है। छोटी मोटी बीमारी से कहीं नहीं जाने वाला। कैंसर, शुगर, बीपी, टीबी, आर्थराइटिस, जॉइंटिस ये बीमारी नहीं है, लाइफस्टाइल डिजीज है। ये रिवर्स हो सकते हैं। ये बिल्कुल रिवर्स हो सकते हैं। ये तो उल्लू बनेंगे तो हम आ जाएंगे, इंसान बनेंगे चली जाएंगे। तो हर चीज में सबको यही कहता हूँ। अब आजकल के पहले पहले युवाओं के आदर्श कौन होते थे? भगत सिंह साहब, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। क्योंकि मेरे मेरे हीरो को पता है कौन? मेरे हीरो जैसे भगत सिंह साहब हैं, चंद्रशेखर आजाद जी हैं, या ये सब हीरो हैं हमारे। अब आजकल के जो युवा हैं उनके आइडल कौन हैं? वो बच्चे जो वो झगड़ा करते रहते हैं, जो बैटिंग ऐप दूसरी चीज़ प्रमोट करते रहते हैं, जो कई गाड़ी पे खड़े होकर किसी फ्लायर पे ऐसे डांस करते हैं जो नियम के खिलाफ है। तो उससे पता चलता है कि भाई हम जा रहे हैं ना, सही जगह नहीं जा रहे। तो इसलिए वो हमें करने की ज़रूरत है कि ये नहीं कि वो भी बच्चे, मैं नहीं कहूँगा कि कोई गलत है, सब अलग है, मगर क्या है कि किसी देश को मजबूत बनाना है ना, वो एक मुहिम होती है। सबको समझना पड़ेगा, सबको संभालना पड़ेगा। देश की ताकत देखनी है ना, तो उसकी सेना, उसका स्पोर्ट्स देखा जाता है, और वो सब युवाओं पे निर्भर है, चाहे लड़की या लड़का है। बिल्कुल सही। तो अभी लड़के जैसे कहते हैं जी हम रिलेशनशिप में, हम सिचुएशनशिप में, हम इसमें उसमें, अरे भैया कच्चा फल खाओगे तो उसमें क्या आनंद आएगा? उसमें मुंह कड़वा हो जाएगा। आप चाहे सेक्स है, चाहे मनी है, चाहे फेम, उसका मजा तभी ले सकते हो जब आप स्वस्थ हो, आप ताकतवर हो, आप हेल्दी हो। अब ये कैसे समझाऊं मैं? आजकल मैं ढेर सारे बूढ़े बच्चों से मिलता हूँ, क्योंकि वो जवान तो होते ही नहीं है, बचपन से सीधा बुढ़ापा। और फिर ढेर सारी चीज़ कहेंगे, ओ माय गॉड यहाँ पे जा रहा हूँ, आपका 70 kg वेट है, 140 ग्राम प्रोटीन खाओ। अरे भैया एक आम आदमी एक आम आदमी ने थोड़ी सी दाल खाई, थोड़े चावल खाए, 2 रोटी खाई, आपका कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन मिल गया आपको, उसको मिल गया। और फिर भी आपको एक्स्ट्रा चाहिए तो थोड़ी सी मूंगफली के दाने, थोड़े से चने आपको रात को भिगो के रख दो, जो उसकी पहुंच में। यही है। अभी आप ये कहोगे कि भाई मैं तो वो मावरा बादाम लूँगा, बस हम तो वो बादाम वो खाते थे, जो गुरबंदी बादाम खाते थे, जो बहुत सस्ते आते हैं। तो वो भी जब रेसलिंग में आगे आए तब, पहले तो वो भी नहीं मिलते थे। पहले तो गन्ने चूस के, चने जो टाट होती थी वो खा के। अच्छा मेरे दादाजी इसमें मुझे एक टेक्निक देते थे, ज्वाइंट फैमिली में एक आटे की एक लोई बनाते थे हम गेहूँ के, और उसमें छोड़ देते थे, और उसमें मीठा लगा के 2 दिन खाए, मेरी दादी ने पकड़ ली। तो वो चीज़ खा के हम बड़े हुए हैं। छाछ पी के, वो लाल मिर्च के साथ रोटी खा के, सूखी रोटी प्याज के साथ खा के। अब जो आजकल ये कहते हैं ना कि जी वो इनफ डाइट नहीं है, डॉक्टर कहते हैं प्रोटीन डेफिशिएंसी हो गई। दिमाग और छाता खोल लिया तो ठीक है, नहीं तो बोझ है। तो सब यहाँ पे है, खाने से कुछ नहीं होता। और ये जो सब कहते हैं कि अगर एक जिम जैसी बॉडी बनानी है, उस तरह से 6 पैक वाली, तो उसके लिए प्रोटीन शेक खाना पड़ेगा, ये खाना पड़ेगा। मैं सबसे कहना चाहूँगा, खासकर मेरे युवा दोस्तों से, अरे भैया 6 पैक होना, 0 साइज होना कोई बॉडी नहीं है, आइडल बॉडी नहीं है। आप स्वास्थ्य के लिए वर्कआउट करो, अच्छा से हेल्दी बनना है, स्वस्थ बनना है, वो फैट टू फिट, फिट टू एथलीट बन जाओगे, उसमें 6 पैक भी आ जाएंगे, सब कुछ आ जाएगा। स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम करो, एक्सरसाइज करो, चाहे आप जिम भी करते हो तब भी योगा प्राणायाम करो। जिम आपकी आउटर बॉडी के लिए है, इनर बॉडी पे तो काम करना है ना। एक दीवार गिरने वाली, बाहर से डिस्टेंबर कर दिया तो दीवार तो फिर भी गिरेगी। तो इसीलिए व्यायाम करो एक अच्छे शरीर के लिए, स्वास्थ्य शरीर के लिए। और सबसे बड़ा दान हेल्थ दान है। अगर आप किसी को हेल्थ के लिए प्रेरित करते हो, अब मैं खेलता हूँ, इस एज में सब करता हूँ, कई कहेंगे कि पंच सही नहीं था, किक सही नहीं था। अरे भाई मेरा एटीट्यूड सही है। जब मैं 40s में कर सकता हूँ तो आप 20s में कर सकते हो, 30s में कर सकते हो। और मेरा खेलना उन सब बच्चों के लिए जिनकी आंखों में खेल का सपना है। अगर मैं एक भी मेरे युवा दोस्त को इंस्पायर कर पाया वो एक्सरसाइज करने के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, तो मेरा वो करना सफल हो गया। आई बिलीव इन दिस। आपके कुछ स्पेशल डाइट्स भी हैं जो कोई भी खा सकता है, इस तरह की भी डाइट्स आपने प्रिपेयर की हुई हैं? बिल्कुल। अगर आपको अपना वेट बढ़ाना, ताकत चाहिए, तो आप अश्वगंधा पाउडर लेके आओ। दूध में क्या काम करो कि आपने आधा पौना चम्मच टीस्पून अश्वगंधा डाल लिया, 1 चम्मच आपने शहद डाल लिया। शहद थोड़ा ठीक ले लो, बनिया जो शहद बेच रहे हैं सब बदमाश हैं। क्यों कहते हैं ना कि वो फकीर कभी संगे मरमर के मकान में नहीं मिलता, देसी घी कभी बनिया की दुकान पे नहीं मिलता। तो थोड़ा ठीक कर लो।
आजकल तो सारी बड़ी बड़ी कंपनियां बनियागिरी हो गई हैं। हाँ। पहले देश में उद्योगपति होते थे, वो देश के लिए सोचते थे। आजकल देश में बिजनेसमैन है, व्यापारी हैं, वो अपने लिए सोचते हैं। जाना कहीं है नहीं, वो मुट्ठी बांधे जन्म लिया, हाथ पसारे जाना, इस धरा का इस धरा पे सब धरा रह जाना है। तो उस अश्वगंधा अगर आप दूध में लेते हो, शहद के साथ लेते हो, खाली पेट दूध नहीं पीना है। खाना खाने के बाद या शाम को आप ताकतवर बन जाओगे। अश्वगंधा दूध में मिलाकर खाना है। दूध कितना में अश्वगंधा मिलाना है और कितना दूध होना चाहिए? मान लो 1 गिलास दूध आप पीते हो, उसमें आप एक छोटा टीस्पून अश्वगंधा पाउडर डालो और 1 टीस्पून उसमें छोटा शहद डाल लो। तो शरीर बर्दाश्त कर लेगा कि एक्सरसाइज भी करना पड़ेगा? वो फिर एक्सरसाइज तो आपको, देखो एक्सरसाइज तो आपको हर जगह करना पड़ेगा, नहीं तो कुछ भी खा लो काम नहीं करेगा। फिर उसमें आपका वेट भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, ताकतवर बन जाओगे। और फिर और भी ज्यादा वेट बढ़ाना, किसी को वेट नहीं बढ़ रहा है तो दूध में एक चीकू डाल लो, 2 केले डाल लो, थोड़ा सा अश्वगंधा पाउडर डाल लो, थोड़ा सा शहद डाल लो, वेट बढ़ जाएगा। और ज्यादा वेट बढ़ जाएगा। वेट कम करना, ताकत बढ़ानी है तो सेम थोड़ा वार्म वाटर लो, उसमें अश्वगंधा डालो, उसमें थोड़ा साफ हनी डाल लो, वो पियो, वेट सेम रहेगा, ताकत बढ़ती रहेगी। और ज़्यादा कम करना तो व्यायाम को भी साथ में स्टार्ट कर दो। आप जब रेसलिंग से एमएमए की तरफ मुड़े तो पूरे दिन का रूटीन, बॉडी का रूटीन, वो सब भी तो बदला होगा। रेसलिंग अलग तरह का खेल है, एमएमए देखो अलग अभी है। मैंने 2 मैच खेलने मुझे मौका मिला है, अभी बहुत देशों से ऑफर है, खेलूंगा। मैंने जो मेरा मजबूत पार्ट था ना, अभी तक उसी पे काम किया। मुझे पता है कि 2 महीने में पंच किक तो सीखूंगा नहीं मैं, वो माइक टायसन या वो मोहम्मद अली तो बनूंगा नहीं। जो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसी को स्ट्रॉन्ग कर लो। ये बचाता हूँ कि भाई यहाँ पे लगने से बेहोश हो जाता है। तो ये मेरा मैच मुश्किल था क्योंकि ये रेसलर था और वो प्राइम एज पर था। उस रेसलर था, और वो अफ्रीका चैंपियन, ये सारे चैंपियन होता है, 7 बार ट्यूनीशिया चैंपियन। मुझे फाइटर से डर नहीं लगता, किसी से करवा दो, एक मारे आप पकड़ के नीचे गिरा लेंगे। इसको थोड़ा मुश्किल, इसलिए मैं इसके सामने शुरुआत में भाग रहा था। फिर मैं टच कर रहा था ना, तो फिर मैंने सोचा जब मुझे सांस नहीं आ रहा तो ये मर गया होगा। फिर मेरे कोच ने सोचा, मैंने कहा अब की बार नीचे फंसेगा ना। वो मेरा चोक सही भी नहीं था, ग्रिप स्ट्रॉन्ग है, तो उसी में उसने गिव अप कर दिया। सही, उसको रेसलर वाला ग्रिप मिल गया वो। हाँ, वो सही चोक भी नहीं लगा था जो फुल होता है, हाफ चोक में उसने गिव अप कर दिया और टैप कर दिया बहुत जल्दी। मतलब क्योंकि मैंने फुल ताकत से कर रखा था। मेरे हाथ बहुत बड़े बड़े हैं, ग्रिप स्ट्रॉन्ग है। एक बार कैमरे पे दिखाओ आप। क्योंकि मेरे से डबल है आपके हाथ, पैर भी बड़े हैं। तो मैंने बहुत हल चलाया है, गन्ने की जो पूली है वो उठा उठा के रही है, बहुत खेती की है, सब कुछ किया। तो मैंने दंड मारे हैं 2-2 हज़ार, ऐसे 2,500 हर रोज। तो रस्से बहुत किए, तो ताकत है। अब मैं जब पकड़ता हूँ ना किसी को तो पता चल जाता है कि मैं पकड़ रहा हूँ। तो लंबी उंगलियों का रेसलिंग में फायदा होता है, और इसमें वो नेचुरल लंबी है। फायदा तो होता है कि पकड़ लो किसी का। अब मैं कोई चीज़ पकड़ लेता हूँ, मैं छोड़ता नहीं हूँ, फिर बाकी आराम से रहूँगा। पकड़ूंगा तो फास्ट करूँगा, तो इसका फायदा मिल जाता है कि भाई आप कैसे क्या कितना कर रहे हो। तो पूरा रूटीन भी बदला होगा, आपने वेट भी लूज किया होगा एमएमए फाइटिंग के लिए। जैसे अब की बार हमने सोचा था 83 खेलेंगे, मगर अब की बार 88 के अंदर ही खेले, तो लूज करना नहीं पड़ा। पहली फाइट में थोड़ा सा मतलब कम था, उसमें ज़्यादा बड़ा था। अब मैं 83 में खेलूंगा, फिर लूज करना पड़ेगा। तो जैसे वेट का कैटेगरी चेंज होता है तो फाइटिंग स्टाइल भी बदलती होगी, तो वो भी पूरा फिर लाना पड़ेगा। फाइटिंग से पहले बहुत प्रेशर होता है। जो आप खेल रहे हैं, आप एक कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और पाकिस्तान से हो तो बहुत ज़्यादा होता है। कोच कहता है नेपाल से हार जाओ या बांग्लादेश कोई भी कहेगा इनसे मत हारना, सबसे हार जाना, पाकिस्तान से मत हारना। उनका कोच भी सेम कहता है। फीवर हो जाता है, हल्का सा नींद नहीं आती, खाना नहीं खाते। तो जब मैच होता है उसके बाद जैसे गाय भैंस नहीं बच्चा देने वाली होती है, वो ना बैठ सकती है, ना खड़ी हो सकती है, ना खाना खाती है, वो हाल हो जाता है। फिर बाद में होता है। ये प्रेशर होना भी चाहिए, ये सही है। अब जो जैसे हमने जो टाइम देखा है, अब हम इन बच्चों को कहेंगे ना, वो कहेंगे कि गलत है, ये तो सही है ही नहीं। ये 100 साल बाद बच्चे पता क्या कहेंगे, भगत सिंह कोई था ही नहीं, चंद्रशेखर आज़ाद कोई था ही नहीं, ये तो आप बना रहे हो। तो वो क्या होता है कि वो होता, कई मेरे से पूछते हैं राम थे, मैंने कहा राम तो थे। बोले दिखाओ राम थे तो कहाँ थे। अब उनको मैं कैसे जवाब दूँ, बुद्धिजीवी बहुत थे। कृष्ण जी थे तो कैसे थे, बताओ कैसे थे। अरे मैंने कहा कैसे थे, बोला तो चित्र बना रखे हैं। मैंने कहा बात सही है। मैंने कहा मानो तो गंगा मां, ना मानो तो बहता पानी। तो क्या है कि जो आजकल जो बुद्धिजीवी हो गए हैं ना, वो दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। वो अच्छी बात करना चाहिए, मगर वो डिफरेंट वे में करते हैं। मेरे से ये बात एक IIM के उसमें पूछा किसी ने, राम जी थे। मैंने कहा राम जी तो बिल्कुल थे भैया,
राम जी थे तभी तो अस्तित्व। हमारे इधर तो राम राम से स्टार्ट होता है। पहला जब बच्चा होता है रामा रामा बोलते हैं, जब आखिरी बात होता है राम नाम सत्य है। और इस एक छोटे दुकानदार से सीखना चाहिए, इनसे व्यापारियों को, जो ये बड़े बड़े बिजनेसमैन बन के बैठे हुए। एक आधा एकड़ का जमींदार भी जब एक तखड़ी तोलता ना, पहली तखड़ी राम की, मतलब वो काउंट नहीं करता बेचारा, चाहे उसकी 30 तखड़ी हुआ, एक तखड़ी राम की, पहला ये सब राम का। तो हम तो वहाँ से, मैं भी ये करता हूँ, मैं मंदिर में भी जाता हूँ, बजरंगबली का वो करता हूँ कि भाई हनुमान जी राम राम, समझ रहे हो, हमारी आदत वही है। तो ये जो कल्चर से दूर जा रहे हैं सब, इनको वापस कैसे लाया जाए? ये आएंगे वापस, सब आएंगे। वो क्या होता है कि जब पतंग एक डोर से बंधा रहता है ना, तभी पतंग होता है, नहीं तो पीस ऑफ पेपर है। अभी पतंग की डोर टूटी है ना, तो सोच रहा है कि मैं और हवा में जाऊंगा और हवा में जाऊंगा, फिर वो धीरे धीरे नीचे आ जाता है। तो आएंगे। कल्चर तो क्या होता है, प्रकृति जो थोड़े बीमार होते हैं, थोड़ी चीज़ें बदलती है, तो प्रकृति के साथ आ जाते हैं। आएंगे, सब आएंगे, मगर अपनी तरीके से अभी जीने दो उनको, करने दो जो करना है। अब देखो बेटा, अमर हो, अकबर हो, अंथनी हो, किसान हो, वकील हो, इंजीनियर हो, बाप तो वही किसान रहेगा ना, बाप तो वही राम सिंह ही रहेगा। किशन लाल सबका मतलब बाप तो वही राम सिंह रहेगा, समझ रहे हो। तो प्रकृति तो भैया बाप है सबका, वो आएंगे, उसके पास आएंगे। देवता कौन होता है? देने वाला देवता ये नहीं है कि मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारा। देवता कौन है? सूर्य भगवान, चंद्रमा, हवा, अग्नि, पृथ्वी, जल, ये देवता हैं। जो दे उसको देवता होता है। किसान देवता है, वो हल चलाता है, तब सबका अपना अपना हिस्सा होता है। जो विद्वान होते थे, पढ़े लिखे होते थे, वो वेद शास्त्र के बारे में बताते थे। जो कुमार होते थे, मटके बनाते थे। जो बार्बर साहब होते थे, नाई साहब बाल काटते थे। सबका अपना काम है, किसी का काम छोटा नहीं है। वो फसल उगाएगा, वो ये काम करेंगे, दूसरा ये काम करेगा, तीसरा ये काम करेगा। पहले हम एक्चुअली आत्मनिर्भर थे। ये जब से पढ़ाई आई ना, जब से थोड़े ज़्यादा विद्वान बने हैं, उसने ना तोड़ दिया, हम आत्मनिर्भर रहे ही नहीं। पहले मुझे आज भी याद है कि एक गांव में शादी होती थी ना, हम सब के लिए वो चारपाई इकट्ठा करते थे, पानी भरते थे, अपने पूरा गांव इन्वॉल्व दूध देते रहता थे, था। सब करते थे। वो गांव की एक ही बहन बेटी नहीं थी, पूरे गांव की बहन बेटी होती थी। अब आजकल तो अलग ही बात है भैया, न्यूक्लियर हो गया, सब अलग अलग है। हाँ सब। किसी 10 साल के बच्चे को, शहरी बच्चे को, अगर आपकी तरह जो एक आदमी इतना बड़ा प्लेयर रहा है, खिलाड़ी है, रेसलिंग खेला, एमएमए खेला, एक्टिंग की, और अपनी लिमिट से बाहर जाके किया, एकदम लिमिटलेस आदमी, एक 10 साल के बच्चे को आप क्या कहेंगे? मैं 10 साल के बच्चे को ये कहूँगा कि एक बच्चा, जब माता पिता को बताऊंगा कि जब बच्चा 5 साल का होता है ना, उसकी जिम्नास्टिक स्टार्ट करवा दो 3 साल के लिए। 5 साल की उम्र में? 5 साल की उम्र से अच्छे कोच के साथ। जिम्नास्टिक इज द मदर ऑफ ऑल स्पोर्ट्स। उसके बाद देखो कि इसकी बॉडी कहाँ जा रही है। रेसलिंग में जा रही है, क्रिकेट में जा रही है, योगा में जा रही है, बास्केटबॉल में जा रही है, हॉकी में जा रही है, तो वो 80-100 साल के लिए हेल्दी हो जाएगी उसकी बैक, सारी चीज़ें। उसके बाद देखो कि क्या स्पोर्ट्स सबको खिलाना चाहिए। स्पोर्ट्स बहुत कमाल का है, बहुत बेहतर है। खिलाड़ी बन गए तो अच्छी बात नहीं, कम से कम डिसिप्लिन में रहेंगे, नशे से दूर रहेंगे, फोकस में रहेंगे और हेल्दी जीवन जिएंगे। समाज हेल्दी होगा, देश हेल्दी होगा। जैसे रेसलिंग या एमएमए में भी, और इस तरह के जो फिजिकल स्पोर्ट्स हैं, कई बार हम सुनते हैं कि उसमें खिलाड़ियों ने डोप कर लिया और इस तरह की भी चीज़ें हैं वहाँ पर। तो खेल तो ये भी स्पोर्ट्स रहे हैं। पता है क्या है कि वो खिलाड़ी उतने अवेयर नहीं होते, उनके कोच उतने अवेयर नहीं होते। वो सिर्फ एक छोटे से रिजल्ट के लिए, एक छोटे से उस चीज़ के लिए, उस पीरियड के लिए वो खेल भावना को, बाकी चीज़ को ताक पे रख देते, जो गलत है। अपनी लाइफ को भी ताक पे रख देते, यानी डोप करना, आप अपने शरीर के साथ खेल रहे हो। मैं तो जैसे आप प्रोटीन भी ज़्यादा लेते हो तब भी आप शरीर के साथ खेल रहे हो, कुछ भी, एक रोटी भी ज़्यादा खाते हो तब भी आप शरीर के साथ खेल रहे हो। नींद नहीं आएगी थोड़ी देर। तो इंसान है ना, कम खाने से नहीं मरता, गलत खाने से और ज़्यादा खाने से मरता है। तो डोप शरीर के लिए आइडल नहीं है। इसलिए मैं एक बात बोलता हूँ, नशा गोली में या इंजेक्शन में नहीं है, नशा जिंदगी में है, जवानी में है। तो वो खिलाड़ी भी सही नहीं है, वो भी सही नहीं। और जब खिलाड़ी सेज में होता है ना, 16 से 25, उसको पता नहीं होता। वो सोचता प्राइम में जब रहता है, प्राइम में रहता है, सोचता कोच जो कह रहा, हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं, वही कोच ठीक कह रहा है, ये सब ठीक नहीं होता। इसलिए मैं उन सबको कहना चाहता हूँ, भले ही पदक कम जीतो, भले ही पदक ना जीतो, भले ही ना खेल पाओ, मगर अपनी ज़िंदगी में चैंपियन बन जाओ। चैंपियन वो होता है जो एक ज़िंदगी जीता है, जो खुद को अपने आईने में फेस कर सकता है।
वो क्या चीज़ें हैं जो हर आदमी को करनी ही करनी, हम देखते हैं कि इतना पोल्यूशन बढ़ गया है सब कुछ, ऐसे में क्या हमारी डेली रूटीन में वो सब चीज़ें होनी चाहिए या हम बचे रहें? डेली रूटीन में आपको हर रोज़ पसीना निकालना है, एक्सरसाइज को अपना दोस्त बनाना है, योगा जरूर करना है, सूक्ष्म व्यायाम बाद में। खाली योगा करके आपका काम नहीं चलने वाला है, पसीना भी निकालना। देखो, ताकतवर बनना तो आपको सारी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, आपको योगा भी करना पड़ेगा, भागना ही पड़ेगा, फील्ड गेम भी होगा, जिम भी होगा, जिम हल्का फुल्का जिम भी कर लो, लटक लो। मैं हाथों पे चलता हूँ, मैं लटकता हूँ, मैं सारी चीज़ करता हूँ। हमारे पूर्वज बंदर थे तो मैं वही कोशिश करता हूँ कि भाई एनिमल वॉक कर लो। तो ये एक आम आदमी के लिए कम से कम क्या है कि भाई आपने टू हेड वार्म अप किया, उसके बाद आपने थोड़ा सा पसीना निकाला, जो भी आपकी एक्टिविटी, साइकिल चलाना है, स्विमिंग करना है, भागना है, कुछ भी करना, उसके बाद आप थोड़ा योगा किया, 1-2 मिनट शांत रह के बैठ जाओ, अपने आप से बात करो कि भाई क्या मुझे करना है, किस लिए मैं आया हूँ। वो कहते हैं ना कि खुद से मिलने आए थे, दुनिया से मिलके चल दिए। खुद से मिलो, खुद से बात करो। ये मानव जीवन दोबारा नहीं मिलेगा, ये बहुत अनमोल है, कीमती है। इसको छोटी मोटी चीज़ों में सेटल मत करो। जो आप जिस पृष्ठभूमि से निकल कर आए और इतने बड़े स्तर पर अलग अलग खेल में रिप्रेजेंट किया, लेकिन पॉवर्टी कई बार स्वास्थ्य में थोड़ा स्वास्थ्य पीछे हो जाता है गरीबी के कारण। आपको आगे बढ़ने के लिए ना पैसा चाहिए, ना सुविधा चाहिए, ना कोई पहुंच चाहिए। आपको आगे बढ़ने के लिए आप में वो फायर चाहिए कि भाई मुझे करना है। हमेशा इंसान छोटे से बड़ा बना है, बड़े से बड़ा कोई नहीं बना है। इवन इंडिया में सिर्फ आज तक एक खिलाड़ी बना जिसके पिताजी के पास पैसे थे, वो अभिनव बिंद्रा, वो भी शूटिंग में। वरना सब हम उन घरों से आते हैं जहाँ पे रोजी रोटी के लाले पड़े रहते हैं। तो पैसा आपकी दिशा निर्देश तय नहीं करता, और प्रतिभा कभी सुविधाओं में नहीं होती। एक शेर को आप खूब मांस दो, खूब सब कुछ दो, सारी चीज़ें दो, और उसको थोड़ा सा अच्छा इन्वायरमेंट दे दो, जंगली कुत्ते उसका 3 महीने में शिकार कर लेंगे। वो भूख, वो फायर, वो सब कुछ होना चाहिए, तो आप वो सारी चीज़ हासिल कर सकते हैं, पहुँच सकते हैं। आप हमारे ऑडियंस के लिए स्वस्थ रहने के लिए क्या संदेश देना चाहिए? डायरेक्ट इसी में। देखिए, मैं आप सबको एक बात कहना चाहूँगा कि मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ, स्वस्थ रहना है तो ज़िंदगी में अहम और वहम बहुत मारता है, उससे दूर रहना है। दूसरा, जो आपके शरीर के सबसे बड़े ट्रेनर, सबसे बड़े गुरु आप हो, जो आपको अच्छा लगता है वो कीजिए, आपका व्यायाम अपने अनुसार कीजिए, और भैया अपने आप को पहचान लीजिए। हमारी हार वो नहीं कि दुनिया में नहीं पहचानती, हमारी हार वो है कि हम खुद को नहीं पहचानते। अपने में विश्वास कीजिए, अपने में बिलीव कीजिए, और जिस कल्चर से आप आते हैं, जिस कल्चर से आप बड़े हुए हैं, अपने माता पिताजी के हर रोज़ पैर छूइए, अपने गुरु की पैर छूइए, इज्जत कीजिए। फिर देखना, अगर आप आगे नहीं बढ़ जाओगे तो भैया आप चाहे लिखवा के ले लो मेरे से, आप बड़ों की इज्जत करोगे, प्रकृति के साथ रहोगे, व्यायाम करोगे, अच्छा खाना खाओगे, तो आपको आगे जाने से कोई रोक ही नहीं सकता। सूर्य के सामने कोई दीवार नहीं खींच सकता। और हमेशा सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। अब्दुल कलाम साहब मेरे बहुत फेवरेट पर्सन हैं, जिनसे मुझे मौका मिला मिलने का, और वो मैंने 1-2 मुलाकातें बहुत सीखा उनसे। मेरी ज़िंदगी में कई इंसानों का बहुत प्रभाव है, जिसमें अब्दुल कलाम साहब वन ऑफ द वन है, और पीएम साहब से मुझे मिलने का मौका मिला, कईयों से मुझे मिलने का मौका मिला। तो सबकी ज़िंदगी में एक चीज़ बड़ी कॉमन थी, जो आज मैं आप सबको बता रहा हूँ। सबकी ज़िंदगी में कॉमन था कि वो धरती से जुड़े हुए हैं और उनकी सोच आसमान पे है। तो आप सबको आपकी सोच वही महान बनाती है। अगर आपकी बड़ी सोच हो गई तो फिर आप दिखावे में नहीं रहोगे, फिर आप कुछ करके दिखाने में रहोगे। तो बी इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ। गॉड ब्लेस ऑल। नमस्ते, जय हिंद। थैंक यू संग्राम, आप हमारे स्टूडियो में आए, और दोबारा मुलाकात होगी ज़्यादा टिप्स के साथ। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। आज थोड़ा सा मैं भी लेट हो रहा हूँ, बहुत बहुत आभार। और आप सब भी वर्कआउट करते रहिए, खुश रहिए। और चश्मे उतारने हैं तो मेरा एक वीडियो देख लीजिए, कितने नंबर चश्मा उतर जाएगा। मैं देखता हूँ आंखों से चश्मे कैसे हटाएं। बिल्कुल, ठीक है। और क्योंकि वो पीछे जो एक युवा है, वो उसके चश्मे और आपके चश्मे हमारे तो 12x12, बाकी 6x6 होती हैं, 12x12 हमारी। ये पॉडकास्ट खत्म करते ही मैं जाके देख रहा हूँ वो वीडियो। देख लो चश्मे कैसे हटाएं और टोटू हेड वर्कआउट कैसे करें। बिल्कुल। ठीक है भैया, ओके, थैंक यू।